स्टूडेंट, ये तो था कुछ पेपर के हवाले से कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स। जो पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, कौन सी स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, जो मैंने थोड़ी सी आपके सामने हाईलाइट की हैं। शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर खालिद महमूद साहब। मैं सबसे पहले आपका इस चैनल की तवज्जो से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने एक मौका दिया। यकीनन ये एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन होती है, चूँकि एग्ज़ाम अब करीब आ रहे हैं और बहुत सारी अफवाहें सम टाइम गर्दिश में होती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ुसूसन पेयरिंग स्कीम के हवाले से। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे मुझे, ताकि मैं बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकूं। तो स्टूडेंट, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एग्ज़ाम करीब हैं आपके, और कुछ ही दिनों के बाद बाकायदा डेट शीट जो है ना वो अनाउंस हो जाएगी। मैं असल में फ़िज़िक्स के हवाले से थोड़ा आपको गाइडलाइन देना चाहता हूँ। सबसे पहले हर साल पेयरिंग स्कीम जो होती है वो चेंज हो जाती है, और कुछ स्टूडेंट को नई इल्म होता कि पेयरिंग स्कीम में क्या चीज़ें हैं, कुछ पुरानी ही पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको पेयरिंग स्कीम के हवाले से बता देता हूँ कि टोटल 10 चैप्टर हैं सेकंड ईयर में, और उसमें 12वें 13वें के साथ पेयर है, 14वें का 15वें के साथ पेयर है, और 16वें का 18वें के साथ पेयर है, 17वें का 19वें के साथ पेयर है, और 20वें का 21वें के साथ पेयर है। ये है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेयरिंग। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में है आपका 12वां, 14वां और 21वां चैप्टर। और इसी के अलावा जो दूसरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 है, 16 है, 17 है, ये एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। एमसीक्यूज़ में भी थोड़ी सी स्कीम है। चैप्टर नंबर 13, 17 और चैप्टर नंबर जो 20 होगा उसमें से जस्ट 1 एमसीक्यूज़ आएंगे, और इसके अलावा जो बाकी हैं चैप्टर बच्चे, उसमें से हर एक चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे। तो इस तरह जब आपको एग्ज़ाम दिया जाए, एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन दिया जाएगा, वो हाफ आवर के लिए होगा। उसमें 17 एमसीक्यूज़ होंगे, और इसी तरतीब से होंगे जैसे मैंने बताया। चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 में से एक एक, और जो बाकी बचे उनमें से हर एक में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आपको उसके हवाले से तैयारी कर लेनी है। उसके बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा। वो पेपर टोटल 68 मार्क्स का होगा, जिसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो 44 मार्क्स के होंगे, और जो बाकी आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो 24 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब इसमें जो बोर्ड की थोड़ी सी हदायत हैं, उसमें जो 80% टू 90% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के मुताबिक होंगे। यानी अगर आप एक स्टूडेंट सारे शॉर्ट क्वेश्चन वो करता है जो कि एक्सरसाइज के पीछे दिए गए हैं बुक में, तो वो समझ लें कि वो 80% अटेम्प्ट उनको करने की एबिलिटी रखता है। बाकी जो 20% पोर्शन है वो बुक के बीच में है, यानी चैप्टर के बीच में से होगा। वो कोई डेफिनेशन सम टाइम आ जाती है, सम टाइम छोटी मोटी कोई डेरिवेशन होती है, या सम टाइम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि उस कोर्स के रिलेटेड ही होता है। ये भी देखा गया है कि सम टाइम वो जो क्वेश्चन 20% वाले जो पूछे जाते हैं वो निस्बतन आसान होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ने चूँकि ऐसा माइंडसेट नहीं बनाया होता, उन्होंने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों को ही शॉर्ट क्वेश्चन माना होता है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से उन्हें वो वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं। हालांकि देखा यह गया है बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अटैम्प्ट कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एमसीक्यूज़ से शुरू होता हूँ। एमसीक्यूज़ आधे घंटे के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन के ऊपर बेस होते हैं। तो आपने अपनी जवाबी कापी की सबसे पीछे वाली साइड पे वो रफ़ अमल है, आपका रफ़ पेज है, वहाँ पे आपने उसको कैलकुलेट करना है। देन आपने क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। कुछ एमसीक्यूज़ इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होते हैं,
तो वो जैसे कोई टेबल दिया गया है, जैसे ये कि सूरज की लाइट ज़मीन तक कितने वक्त में पहुंचती है, तो ये चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं लाइट को सूरज से ज़मीन तक आने के लिए। तो ये खालिस्तान एक इन्फॉर्मेशन वाला यानी MCQ है, तो ये इन्फॉर्मेशन से लिया गया है, इसका तल्लुक कैलकुलेशन के साथ ऐसा नहीं होगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी बॉडी की देख रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो 2 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी, 6 टाइम हो जाएगी या हाफ हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ये MCQ है, ये कंसेप्ट की बेस के ऊपर है, तो ये कंसेप्चुअल है। तो इस तरह आपने कुछ कंसेप्ट है, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस तरह आपने इनको अटेम्प्ट करना है आधे घंटे के अंदर। उसके बाद अब आपका जो आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा, जब दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन वाला, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने MCQ में कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जस्ट आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब अटेम्प्ट करने का भी मैं थोड़ा सा तरीक़ाकार बता दूं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई साल से हम मार्किंग भी कर रहे हैं, बोर्ड की मार्किंग भी करते हैं, तो उसमें हमें कुछ तजर्बात होते हैं कि बच्चे जो है ना कुछ चीज़ें इधर उधर की बिला वजह की चीज़ें बीच में घुसेड़ देते हैं और अपनी तरफ से वो कागज़ का पेट भरने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है। लेकिन मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि हम क्या चीज़ें देखते हैं। हम ये चीज़ें देखते हैं कि काम का जो कंसेप्ट है वो बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा। मिसाल के तौर पर एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 में, लास्ट उसका शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन हाई रीजन की तरफ जाना का रुझान रखता है या लो पोटेंशियल की तरफ जाने का रुझान रखता है। तो अगर आप इसमें ये लिख दें कि चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का हाई पोटेंशियल की तरफ जाने का रुझान है। तो ये लाइन लिखते वक्त आपने मार्कर के साथ इस हिस्से को अंडरलाइन कर देना है। ये चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। जब एग्जामिनर आपके पेपर को चेक कर रहा होता है तो उसके सामने वो बात आ जाती है जो मेन बात होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने जो मेन आपके जो हिस्से होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, उनको आपने अंडरलाइन करना है। मोस्टली ये 2 या 3 होते हैं, यानी आपको 2 या 3 जगह पे कहीं ना कहीं अहम पार्ट के ऊपर अंडरलाइन उसको करना होता है। अगर आप इसको करें तो ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है एग्जामिनर के ऊपर। इसी तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है। तो बोर्ड के रूल के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिसका या यस या नो बनता है, अगर वो यस या नो लिखता है तो हमने उनको 1 नंबर अवार्ड करना है। बाकी आपने डिटेल भी लिखनी है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, बाकी 1 नंबर उस एक्सप्लेनेशन का होता है। हाँ, अलबत्ता आपको यस या नो लिखने का 1 नंबर मिल जाएगा। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि यस या नो वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें आपने यस या नो को बड़ी अच्छी तरह देखकर उसको यस या नो लिखना है, और साथ बाद में कोमा और साथ वही जो स्टेटमेंट दी गई है उसी को आपने समझते हुए दोबारा एक दफ़ा लिख देना है। तो ये बड़ी हद तक आपका क्वेश्चन डन हो जाता है आंसर, तो आपको इसका हाफ इसके नंबर मिल जाते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो जो मेन पार्ट है आपने उसको हाईलाइट लाजमी करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, पहले आपने 8 क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, उसमें भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपने उसमें से जस्ट 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाएगा, उसमें आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से जस्ट आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो परेशान होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लॉन्ग क्वेश्चन होते कितने नंबर के हैं, तो जस्ट 24, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 44 मार्क्स के होते हैं।
तो मेरा ये ख्याल है कि आपको जो ज़्यादा नंबर वाला पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी अगर आप, मैं टिप ये आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लें और उसको भी बहुत अच्छी तरह आपने अटैम्प्ट किया हो, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन वाला काम अगर आपका थोड़ा सा कम भी रह जाता है तो मेरे हिसाब से आपके अबव 50 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिव्यू किया हुआ है। और जैसे मैंने आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं अंडरलाइन करने वाले, इनको भी ये फॉलो किया हुआ है, तो मेरे नज़दीक आपके फिर नंबर 50 से अबव ही आने चाहिए। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट टोटल आपको 5 आएंगे। 5 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक न्यूमेरिकल भी अटैच होगा जो कि 3 नंबर का होगा जस्ट। इस तरह इस हिसाब से देखा जाए तो आपके न्यूमेरिकल जस्ट 9 नंबर के बनते हैं और बाकी 5 नंबर के आपके 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के ज़हन में एक क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने बताया कि 12वें और 13वें का पेयर है, अब ये बता दें कि न्यूमेरिकल 12वें में से आएगा या 13वें में से आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 12वें में से आएगा तो क्या 13वें में से जो न्यूमेरिकल है ये श्योर है? देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, हम पहले से नहीं बता सकते कि किस पेयर में से किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और किस में से न्यूमेरिकल। मैं आपको ये श्योर शॉट बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे ये कहता भी है कि फ़लाने चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा और फ़लाने चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप उसकी बात पे बिलीव ना कीजिए, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा कुछ भी तयशुदा बात नहीं है। बोर्ड जस्ट पेयरिंग स्कीम देता है, ना कि ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लिहाजा अगर आपको कहीं से ये बात का पता चलता है तो आप कतन इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करना। आपने सिर्फ यही ज़हन में रखना है कि आपको जस्ट पेयरिंग बताई गई है, जैसे 12वें और 13वें की, इसमें से एक में से लॉन्ग, एक में से न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल किस में से आता है, लॉन्ग कहाँ से आता है, ये हमें नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। ओके, सही हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में 2 चीज़ें होती हैं, एक डायग्राम होती है और एक साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन दी जाती है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो परेशान हो जाते हैं वो थ्योरी के बारे में होते हैं। थ्योरी मीन इंग्लिश लिखना, उनको समझ तो आ गई होती है, बाज़ दफ़ा टीचर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, समझा देते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश राइटिंग होती है वो बच्चों को वो परेशान करती है कि जो इंग्लिश लिखनी है बीच में वो कैसे लिखनी है और वो कहाँ से देख के लिखनी है और वो कितनी लिखनी है। तो मैं यहाँ भी आपको चंद पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को ऐसे आपको अफाका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने नीट एंड क्लीन डायाग्राम बनानी है, ये आपने ज़हन में रखना है। नीट एंड क्लीन डायाग्राम बनाने के बाद अब डायाग्राम में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने पहला पैराग्राफ उसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन के ऊपर। जैसा कि मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने लगा हूँ, कैपेसिटर वाला एक टॉपिक है आपके 12वें चैप्टर में, तो उसमें जब आपने कैपेसिटर की डायाग्राम ड्रॉ कर लेनी है तो अब आपने थ्योरी कैसे लिखनी है। देखें, आगाज़ आपने करना है कंसीडर से। आपने कहना जी कंसीडर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेटें हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। ऐसा आपने कंसीडर करना है, सपोज कर लेना है। तो पहले कंसीडर से वर्ड शुरू करना है, अगली दफ़ा आप सपोज, अगली दफ़ा अज्यूम, और इस तरह के वर्ड आप लिख सकते हैं कि ताकि आप रिपीटिशन से बच जाएं। ठीक है, तो डायाग्राम को बिल्कुल आपने ऐसे ही समझना है जैसे एक पिक्चर स्टोरी आपने लिखनी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक घड़ा रख दूं, घड़ा बना दूं, ऊपर कौवा बना दूं, पानी और कंकर, मेरा ख्याल आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि आपने स्टोरी लिखनी क्या है। सेम आपने डायाग्राम बनानी है और इसी तरह आपने उसके बीच में जो जो चीज़ें हैं हर चीज़ के बारे में एक एक 2-2 लाइन जितना आपको पॉसिबल हो सकता है लिख दे जाएं। और इसमें तरतीब अगर आपसे ऊपर नीचे भी हो जाए तो कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी लिखी हुई राइटिंग को अपनी बुक की राइटिंग के साथ सेम टू सेम जब मैच करने की कोशिश करते हैं ना, यही चीज़ आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बन जाती है। और हालांकि ऐसा रिक्वायरमेंट में नहीं होता कि आप बिल्कुल सेम टू सेम राइटिंग वैसे लिखें। हाँ, अलबत्ता मैथमेटिकल जो स्टेप्स होते हैं, ज़ाहिर है वो थोड़े उसी तरह ही हमने लिखने होते हैं जैसा कि वो होते हैं, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं होनी होती। तो आपने मैथमेटिकल स्टेप को भी बिल्कुल एक्सप्लेन करते करते लास्ट पे रिज़ल्ट आपने लेकर आना है जो भी आप प्रूफ करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी कैपेसिटर की, और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, यानी उसका मैथमेटिकल रिज़ल्ट आपने निकालना है। तो मैथमेटिकल रिज़ल्ट निकालते निकालते जब आप फाइनल में पहुँच जाएंगे, अब वहाँ पे देखिए आपने क्या करना है। जब फाइनल एक्सप्रेशन आपने लिख लेना है, तो सबसे पहले आपने उसको बॉक्स करना है, एक बॉक्स में लिखें ऐसे, और उसके बारे में एक लाइन पहले ये लिखें कि ये आपने किस चीज़ की एक्सप्रेशन डिराइव की है। तो ज़ाहिर है क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन डिराइव की है। उसके बाद जो फाइनल पैरा होता है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं उसकी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट, फाइनल एक्सप्रेशन में जो पैरामीटर होंगे वही आपने आखिरी पैराग्राफ में उनके बारे में लिखना है। जैसे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A, ये अगर एक एक्सप्रेशन है तो उसमें 3 फैक्टर आ गए हैं। तो स्टूडेंट आपने ये लिखना है कि कैपेसिटेंस इन 3 चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। जो बटे के नीचे होगी आपने कह देना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो बटे के ऊपर होगी आपने कह देना है कि ये कैपेसिटेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चंद एक लाइनें, हार्डली 3 से 4 लाइनें बनेंगी, ये स्टूडेंट मस्ट लिखा करें। बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है ये फाइनल जो आपकी होती है राइटिंग। तो एक दफ़ा एग्जामिनर एक दफ़ा फिर समझ जाता है कि बच्चे ने जो लिखा है फाइनली उसको आखिर में एक दफ़ा छोटे से पैरे में फिर भी डिस्क्राइब किया है। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट, हम भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें भी न्यूमेरिकल्स जो है ना वो वबाले जान ही लगते थे सारे, तो हम नतीजतन उसको भी रट्टा ही मारते थे। तो लेकिन अब समझ आ गई वक़्त के साथ कि नहीं भाई, ये तो इससे जान छुड़ानी है हमने किसी तरीके। स्टूडेंट, मैं न्यूमेरिकल के हवाले से आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह रीड करें, उसकी स्टेटमेंट को 1 से 2 मरतबा अच्छी तरह पढ़ें। आपको पहली दफ़ा अगर ना भी समझ आई तो दूसरी दफ़ा कदरे आ जाएगी, और तीसरी दफ़ा तो और कुछ मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपने ये ज़हन में रखना है कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जो चीज़ वो पूछना चाह रहा होता है उसके साथ वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता है, जैसे व्हाट, फॉर, हाउ लॉन्ग, कैलकुलेट, फाइंड, सम, इस तरह के, कंप्यूट, ये कुछ वर्ड लगाता है। वो जिस चीज़ के साथ, जिस क्वांटिटी के साथ ये वर्ड लगे होंगे, इसका मतलब है वो चीज़ आपने फाइंड करनी है। जैसे व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, ये अल्फाज हैं, मतलब आपने ये चीज़ मालूम करनी है। उसके बाद जो जो डाटा दिया गया है वो आपने लिखते जाना है साथ साथ डाटा के अंदर। डाटा की भी बाकायदा हेडिंग देनी है आपने, ये भी ध्यान में रखिए। डाटा की हेडिंग बाकायदा देनी है आपने, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपने जो जो चीज़ें वो गिवन होंगी वो लिखते जाना है। डाटा लिखने के बाद जन हमें ये हदायत हैं कि जो स्टूडेंट डाटा लिखने के बाद फार्मूला करेक्ट लिखे तो फिर ये हमारा कोई सवाबज़ीदी अख्तियार है, हमें 1 नंबर दे भी सकते हैं उसका, ठीक है। वैसे तो ये है कि डाटा लिखकर, करेक्ट फार्मूला लिखकर बीच में वैल्यूज़ इंसर्ट करने तक का 1 नंबर है। देन मैथमेटिक कैलकुलेट करना, ये दूसरा नंबर होगा, टोटल 3 नंबर होते हैं। और देन करेक्ट आंसर लिखना विद करेक्ट यूनिट, फिर इसका 1 नंबर होता है। इस तरह ये 3 नंबर इस तरह बनते हैं बोर्ड की डिवीजन के हिसाब से।
लेकिन सम टाइम बच्चे ने डाटा सही लिखा है और करेक्ट फार्मूला लिखा है, तो सम टाइम जो एग्ज़ामिनर है ज़रा उसको फिर भी सवाबदीदी अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए एक नंबर फिर भी दे ही देता है। लेकिन ऐसा रूल ये है कि करेक्ट फार्मूला लिखकर वैल्यूज़ भी पुट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एक नंबर है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करना स्टेप बाय स्टेप, इसका एक नंबर है। और फाइनल आंसर लिखना विद करेक्ट यूनिट, यानी मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इस तरह। तो इस तरह यूनिट लिखना, करेक्ट यूनिट लिखना, इसका भी फिर एक नंबर है। इस तरह टोटल 3 नंबर बनते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब आप डाटा लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो एक चीज़ आपने और भी ज़हन में रखनी होगी, जो यूनिट होंगे, जैसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो स्टूडेंट आपको पता है कई दफ़ा ये किलोमीटर पर सेकंड में भी या किलोमीटर पर आवर में दिया होता है। तो तमाम जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। यानी अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और नीचे एक्सेलरेशन वो किलोमीटर पर सेकंड में है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। यूनिट सेम होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। मीटर पर सेकंड में है तो सारे यूनिट मीटर और सेकंड वाले होने चाहिए। टाइम अगर आवर में दिया गया है तो स्टूडेंट आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया है तो स्टूडेंट आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कोशिश करें कि सारे एसआई यूनिट इस्तेमाल हों, फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहला स्टेप, डाटा लिखें, यूनिट देखें एक एसआई यूनिट है या सारे यूनिट सेम है, देन आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करेंगे। देन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका आंसर ठीक निकल आएगा और करेक्ट आंसर आपने लिखना है। तो स्टूडेंट, ये तो था कुछ पेपर के हवाले से कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स, जो पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, कौन सी स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, जो मैंने थोड़ी सी आपके सामने हाईलाइट की हैं, हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हों।